हो गया? ओके, देखो फ्यूशन का बेसिक्स तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, राइट? फ्यूशन में क्या है? जोड़ना. वी कंबाइन टू लाइटर न्यूक्लियाई एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू ए हेवियर न्यूक्लियाई जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दो रिएक्टेंट से क्या है? तो लाइटर न्यूक्लियाई से ज़्यादा है, राइट? एंड वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एग्जांपल ऑफ फ्यूशन इज दिस वन विच इज गोइंग इनसाइड दिस सन. ध्यान से देखो, दो प्रोटॉन्स था, 1h1 1h1. अभी लेफ्ट में जो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया उसको इग्नोर करो, ठीक है? वो मैं तुमको समझा दूंगा, दैट इज जस्ट बैलेंसिंग. तो दो प्रोटॉन जोड़ने के बाद 2h1 बनता है, ये क्या है? न्यूट्रॉन, राइट? और एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है, और इस प्रोसेस में 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज. भाई, जो ये पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पॉजिट्रॉन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाता है. और मैंने बोला था तुम लोगों को कि बोथ ऑफ देम आर बेसिकली एंटी पार्टिकल्स, सो व्हेन दे मीट विद ईच अदर दे विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो कंबाइन होने के बाद वो दोनों गामा रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कितना एनर्जी रिलीज होता है? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? फिर से जो सबसे पहले स्टेप में 2h1 बना था, न्यूट्रॉन बना था, वो और एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर 3 हीलियम-2 बनता है. एक हीलियम का एक आइसोटोप है, इज दैट क्लियर? और कितना एनर्जी रिलीज हुआ है? 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद सम गामा रेस. और ये जो 3 हीलियम-2 है और एक 3 हीलियम-2 के साथ कंबाइन होके एक हीलियम एटम बनता है, 4 हीलियम-2 विच इज स्टेबल. रेस्पेक्टिवली इट हैज गॉट मोर बाइंडिंग एनर्जी एज कंपेयर टू व्हाट? 1h1. और फाइनली 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो हम पहले 3 रिएक्शंस पे दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करते हैं. देखो यहाँ पर 1h1 1h1 2h1 2 2 4h1 4 1h1, तो मैंने यहाँ पर 4 1h1 लिख के रखे, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर एक 2 टाइम्स ऑफ 2h1 आएगा, और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ 2h1 आएगा, सो दे विल कैंसिल आउट लेफ्ट राइट में. इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर 2 पॉजिट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर भी 2 पॉजिट्रॉन्स आएगा, दे विल कैंसिल आउट. बचेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 2e लिख के रखा है, राइट? राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? ध्यान से देखना, 1 into 2 एंटी न्यूट्रिनो, नॉट एंटी न्यूट्रिनो, इज दैट क्लियर? तो 2 नो लिख दिया हमने. और गामा कितना हो गया? 1 2 3, सबके आगे 2 है, तो 3 2 6, तो 6 गामा रेस, ठीक है ना? और यहाँ पर 4 हीलियम-2 बच जाता है. और फाइनली अगर मैं सारे एनर्जीज को ऐड करूँ तो कितना एनर्जी निकलता है? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. तो ये बात बताओ तो 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुआ है, इस प्रोसेस में कितने सारे न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? सबसे लास्ट वाले रिएक्शन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड का मास नंबर कितना है? 4 है या नहीं है? मतलब 1h1 4 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज 4 न्यूक्लियॉन्स. और 4 न्यूक्लियॉन्स को यूटिलाइज करके हमने फाइनली कितना एनर्जी जनरेट किया? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन? 26.7 डिवाइडेड बाय 4, 6 पॉइंट समथिंग के रेंज में आएगा पर न्यूक्लियॉन. और फिशन में याद है क्या हुआ? पर न्यूक्लियॉन गेन कितना था? 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैंने कल ही तुमको बताया था, कितना था? अराउंड 0.9. मैं तुमको कह रहा था ना कि फ्यूशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू फिशन, बिकॉज फ्यूशन के केस में एक सिंगल न्यूक्लियॉन के कारण कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है? 26.7 डिवाइडेड बाय 4, 6 पॉइंट समथिंग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. और इसका बढ़िया चीज़ पता है क्या है? इसका जो बाई प्रोडक्ट है दे आर स्टेबल हीलियम, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, राइट? और इसका जो रॉ मटेरियल फ्यूशन कराने के लिए जो रॉ मटेरियल है, हमने क्या यूज़ किया है? हाइड्रोजन एटम यूज़ किया, विच इज़ अबंडेंट इन अर्थ. पानी है हर जगह, इज दैट क्लियर? बट अगर तुमको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो तुमने फिशन रिएक्टर्स के बारे में सुना होगा, फ्यूशन रिएक्टर्स के बारे में नहीं सुना होगा. इज दैट क्लियर? फिशन, एटम बॉम्ब भी फिशन ही था, फ्यूशन नहीं था. तो व्हाई इज इट दैट वे कि फिशन का इतना सारा एडवांटेज है, कोई रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट नहीं है, इसका रॉ मटेरियल एकदम चारों तरफ, पानी तो चारों तरफ है, हर जगह अवेलेबल है, फिर भी फ्यूशन करवाना इतना डिफिकल्ट क्यों है? Now the next important question is that कि सर फ्यूशन क्या अगर इतना सारा एडवांटेजेस है तो फ्यूशन करवाना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तुम किसको कंबाइन करने वाले हो? 2 प्रोटॉन्स को कंबाइन कर रहे हो, 1h1 1h1. डू यू फील दैट दे वुड लाइक टू कम क्लोजर टू ईच अदर? एंड इफ दे हैव टू कंबाइन, they have to come so close to each other
दैट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज़ टू एक्टिवेट इटसेल्फ, बिकॉज उनको पकड़ के अगर कोई न्यूक्लियस बनेगा तो कौन से फोर्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। मैंने बोला था 2 फेम्टोमीटर के डिस्टेंस में वो वाला फोर्स क्या होता है? एक्टिवेट होता है। मतलब तुमने 2 पॉजिटिव चार्ज को कितना पास ला लिया? बहुत बहुत पास। और इतना पास लाने के लिए इन दोनों प्रोटॉन्स को तुमको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके वो इतना पास आ सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको पकड़ के न्यूक्लियस बना दे। बात समझ में आया? और ये देखा गया है, बैरियर पोटेंशियल कितना? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर तुमको 2 प्रोटॉन्स को इतना पास लाना है ताकि ये लोग कंबाइन हो पाए तो नियर अबाउट कितना एनर्जी चाहिए होगा? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो ट्राई टू इमेजिन तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, प्रोटॉन का सैंपल है, राइट? तो अगर तुम 2 प्रोटॉन्स को कंबाइन करना चाहोगे, तुम इन प्रोटॉन्स को एनर्जी कैसे दोगे? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे फॉर्म में दोगे गैसेस को? बाय हीटिंग द गैस, राइट? तो हमको पता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 3/2 टाइम्स ऑफ kT, where T इज द टेम्परेचर। और इससे हमको पता चला कि हमको गैस का टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? 3 × 10⁹ केल्विन। बात समझ में आता है? 3 × 10⁹ केल्विन। सन का जो कोर का टेम्परेचर है वो 1.5 × 10⁻7 है, इससे 100 गुना ज़्यादा है, 10⁹9। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सन का जो कोर का टेम्परेचर है दैट इज़ 1.5 × 10⁻7 केल्विन, और फ्यूजन करवाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 3 × 10⁹9 केल्विन, या कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज़ द रीज़न फ्यूजन करवाना पॉसिबल नहीं है। अभी भी उस पर काम चल रहा है, लेकिन इतना टेम्परेचर तुम कैसे जनरेट करोगे? मैं तुमको एक तरीका बताऊंगा, आई विल टेल यू वन तरीका किस तरीके से हम ये एनर्जी जनरेट कर सकते, इतना टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस डिस्कशन में एक डाउट अब तक तो क्रिएट हो जाना चाहिए था। हाँ, सन में कैसे होता है सर? आपने बोला था कि सन में फ्यूजन होता है, आप कह रहे हो कि सन का टेम्परेचर 10⁻7 के ऑर्डर का है, और आप कह रहे हो कि फ्यूजन होने के लिए कितना चाहिए? 10⁹9 केल्विन। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यू नो आइडिया अबाउट दिस। जो हम ये सन का टेम्परेचर बता रहे हैं ना, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सन। सन के हर जगह पर ये टेम्परेचर नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कोई गैसियस सैंपल है, तुमको क्या लगता है हर एक गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या सेम होगा क्या? अगर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ याद है तुमको? मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ऐसा ग्राफ जाता है, ऊपर चढ़ता है, फिर ऐसा फ्लैट हो जाता है। तो तुम जितना इधर जाओगे काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन इतना हाई काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, दे आर वेरी वेरी लेस। बात समझ में आया? तो ये जो तुमको टेम्परेचर दिख रहा है 1.5 × 10⁻7 केल्विन, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सन। तो सन के अंदर ये जो गैसियस सैंपल है, उस गैसियस सैंपल में से देयर विल बी सम फ्यू प्रोटॉन्स which will have a very high kinetic energy, even more than 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है कैसे बताया मैंने? मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इमेजिन करो। काइनेटिक एनर्जी के एक्सिस में अगर राइट की तरफ जाते जाओगे तो ग्राफ 0 तक नहीं पहुंचता, बहुत नीचे तक पहुंच तो जाता, लेकिन 0 तक नहीं पहुंचता। मतलब बहुत हाई वेलोसिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग भी तुमको कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग फ्यूज़ करते हैं, वो लोग फ्यूज़ करके फिर से एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को फिर से कुछ और प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब करके वो लोग फिर से फ्यूज़ होते हैं, फिर से कुछ एनर्जी रिलीज होता है। तो एक सस्टेनेबल फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है सन के अंदर। जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर सन का कोर का टेम्परेचर, पूरा सन का कोर का टेम्परेचर अगर 10⁹9 केल्विन होता तो क्या होता? पूरे सन में जितने सारे प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं सारे के सारे एट ए टाइम फ्यूज़ करते हैं, हम तो जिंदा रहते ही नहीं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो नेचर इतना ब्यूटीफुल है, इट्स सो प्लान कि सन के अंदर जो ये रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन, बिकॉज सन के अंदर जितने सारे प्रोटॉन्स हैं उनके पास इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कुछ एक छोटा फ्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स है जिनके पास ये काइनेटिक एनर्जी है, वो कंबाइन होता है, थोड़ा एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी से और थोड़ा प्रोटॉन्स कंबाइन करता है और थोड़ा एनर्जी रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? मैं ये डाटा भूल गया, यहाँ पर मैं एक बार मैं देख के बताता हूँ कि सन का एज कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं। द एज ऑफ द सन इज अबाउट 5 × 10⁹9 ईयर्स। मतलब ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्लो रिएक्शन दैट इज हैपनिंग।
और देखो ऐसा भी मत समझना कि दो प्रोटॉन कंबाइन होने के बाद जो हीलियम बन जाएगा वो फ्यूशन का एंड है, वो फ्यूशन का एंड नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि ये बन रहा है, हीलियम बने जा रहा है, हीलियम बने जा रहा है, एक वक्त सारे प्रोटॉन्स कंबाइन होकर हीलियम बन चुके होंगे, तो सन का जो सैंपल होगा उसमें सिर्फ तुमको क्या मिलेगा, हीलियम ही हीलियम मिलेगा, राइट। फ्यूशन बंद हो चुका होगा। व्हाट विल हैपन देन? देयर इज नो टेम्परेचर, सन विल स्टॉप एक्सपांडिंग, द सन विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। When sun starts cooling down, what will happen to this helium gaseous sample? हमको पता है कि हम जब गैस को ठंडा कर देते हैं वो कंप्रेस होना चालू होता है, गर्म जो होता है वो क्या होता है, एक्सपांड होना चालू करता है। जब फ्यूजन बंद हो जाएगा, when there is no heat generated, so ये जो gaseous sample ये क्या करेगा, कंप्रेस होना चालू होगा। All these helium molecules will start collapsing under their own gravity। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? जब ठंडा होना चालू करेगा तो पूरा सैंपल क्या होगा, will start constricting, compressing, एक सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ मास की तरफ आना चालू करेगा, ये लोग कोलैप्स करना चालू करेगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा, देयर काइनेटिक एनर्जी विल अगेन इंक्रीज। व्हेन दे स्टार्ट कोलैप्सिंग अंडर द एक्शन ऑफ देयर ओन ग्रेविटी, देयर काइनेटिक एनर्जी विल अगेन इंक्रीज, एंड फाइनली ए टाइम विल कम व्हेन द टेम्परेचर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा गैसियस सैंपल का भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और एक वक्त आएगा कि पूरा गैसियस सैंपल का टेम्परेचर 10⁸ केल्विन या 10⁹ केल्विन तक पहुंच जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से फ्यूशन चालू होगा। अभी किसका फ्यूशन होगा, हीलियम हीलियम का फ्यूशन होगा। फिर वो प्रोसेस बहुत सालों तक चलेगा। हीलियम हीलियम कंबाइन करके नेक्स्ट एक स्टेबल न्यूक्लियर बनाएगा। ऐसे बनते 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 फाइनली कहाँ तक जाएगा, आयरन बनेगा। उसके बाद सन खत्म। फिर उसके बाद फिर उसके बाद और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, इट विल कोल्ड, इट विल बिकम कोल्ड बेसिकली। बात समझ में आया? क्योंकि उसके बाद वो कोलैप्स भी करेगा ना, तो फ्यूशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आयरन से ज़्यादा स्टेबल तुमको न्यूक्लियर नहीं मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न वी से कि सन का जो एज है दैट इज़ 5 × 10⁹ ईयर्स। ठीक है, तो कभी कभी बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ देते कि फिशन और फ्यूशन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। मैंने तुम्हारे साथ नोट तो शेयर कर ही दिया है, एक बार पढ़ देता हूँ। पहली बात जो है वो फ्यूशन में दैट इज़ अ लिमिटेड रॉ मटेरियल, यूरेनियम इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। और फ्यूशन में क्या अवेलेबल रॉ मटेरियल, पानी तो हर जगह अवेलेबल है। लेस एफिशिएंट बिकॉज 260 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ था फॉर 235 न्यूक्लियॉन्स। तो 216 डिवाइडेड बाई 235, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फिशन में 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुआ था फॉर 235 न्यूक्लियॉन्स। तो 216 डिवाइडेड बाई 235, दिस इज एफिशिएंसी, दैट इज लेस देन 1। बट इसमें क्या होगा, दैट इज मोर देन 1, राइट। 26.76 डिवाइडेड बाई 4। और फिशन का एक ड्रॉबैक है कि द प्रोडक्ट इज रेडियो एक्टिव, बट इन दिस केस द प्रोडक्ट इज व्हाट, हीलियम, विच इज वेरी स्टेबल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सर धरती में फ्यूशन कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे बुक में नहीं है, थोड़ा सा बता के रखता हूँ। देखो धरती में भी फ्यूशन करना है तो क्या होता है कि पहली बात तो है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई बर्तन ही नहीं होगा जिसमें तुम फ्यूशन करवा पाओगे, बिकॉज 10⁹ केल्विन में सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यू नीड ए कंटेनर टू फॉर द गैसियस सैंपल टू बी प्रेजेंट एंड कंबाइन विथ ईच अदर। जैसे बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है। देखो 10⁹ केल्विन में कोई भी एटम आयन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दे विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू चार्जेस, दे विल लूज ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और अगर तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर तुम चार्जेस को भेज दो तो उस मैग्नेटिक फील्ड से चार्जेस कभी भी बाहर एस्केप आउट नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े रीजन में अगर तुम एक मैग्नेटिक फील्ड बना देते हो ना, तो सारा चार्जेस क्या करेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रह जाएगा, कन्फाइंड रह जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या कहा? But getting the point, at such a high temperature, all the atoms will get converted into ions, which means they are charges. And I hope so you remember magnetism, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज को शूट कर देता हूँ तो ऐसा सिचुएशन बना सकता हूँ कि वो उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता जाए, रोटेट करता जाए, ना निकले। तो हम एक वर्चुअल वेसल क्रिएट कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक वेल, हवा में बना सकते हैं। तो सारे चार्जेस जो है, सारे ये जो एटम जो है जो आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं वहीं पर ही कन्फाइन रहेगा। समझ में आया? और उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक फिशन रिएक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? फिशन। बिकॉज फिशन होने के बाद बहुत हाई टेम्परेचर रिलीज, हाई एनर्जी रिलीज होगा, जिससे उस गैसियस सैंपल का टेम्परेचर बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट फ्यूशन। मतलब हम फिशन को यूज़ करके क्या करेंगे,
फिशन प्रोड्यूस करेंगे। फिशन इज़ यूज टू इनिशिएट द रिएक्शन, बट मैंने जितना सिंपली बोला उतना सिंपल नहीं है, ये अब तक अचीव करना पॉसिबल नहीं हुआ है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बट दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड परफॉर्मिंग फ्यूशन ऑन अर्थ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एनसीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुमको खुद पढ़ना है, ठीक है? मैंने अपना नोट्स भी दे दिया, लेकिन खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट इसको एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें मैंने लिखा नहीं है, तो जो एनसीईआरटी पढ़ोगे इसमें लिख कर रख देना अच्छे से, ताकि जब बाद में रिवाइज़ करोगे तो एक बार में रिविजन हो जाए। ऑफ कर दो इसको।